ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया 1 प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर 1 प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस
इस मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है। उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए। मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगी कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे, माँ के माथे पर काला निशान है। ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।
अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी। विजयपुर नाम के एक गांव में नीलेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अरे सुनो डार्लिंग, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंकाऊंगा, ठीक है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? लड़का लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अरे बकवास बंद कर औरत। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम तीनों खाने वाले हो। अगर एक और लड़की हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा, समझी तू? गुस्से में नीलेश वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है। नीलेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है ना? नीलेश की पत्नी कुछ नहीं बोल पाती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। ये सुनकर नीलेश गुस्सा हो जाता है और लड़की को उठाकर वहाँ से चलने लगता है। रुक जाओ, मेरी बच्ची को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे गांव की पास वाली नदी पर ले जाता है। मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए तेरा मर जाना ही सही है। इतना कहकर नीलेश बच्ची को नदी के किनारे छोड़ आता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। नदी के पास एक पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस सो रहा था। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। कौन रो रहा है ये? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो देखता है कि नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस बच्ची को खा जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस उस बच्ची को उठा लेता है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। परी अपने जादू से राक्षस के हाथों से उस बच्ची को छीन लेती है। दुष्ट राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रहा है? अरे इस बच्ची ने ठीक से इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा और तू है कि इसे खाने की सोच रहा है? इसके माँ बाप तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा जरूर दूंगी, लेकिन इस मासूम को तुझे कभी नहीं खाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे इस बच्ची को छीन कर दिखा। इतना कहकर परी बच्ची को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी? आज तूने मेरा भोजन मुझसे छीन कर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। सिंड्रेला परी उस बच्ची को लेकर उसी के गांव में पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे लोगों से वो उसके माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। परी बच्ची को लेकर अपने परीलोक चली जाती है। अरे सिंड्रेला परी, ये तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? सिंड्रेला परी रानी परी को वो सारी बातें बताती है। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की परी हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्ची को यहाँ परीलोक में नहीं रख सकती। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्ची को ज्यादा देर यहाँ रखा तो ये बच्ची मर सकती है। रानी परी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ, किसके पास छोड़कर आऊँ इसे?
तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। अगर नहीं मिलते तो तुम इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ूंगी। कितनी मासूम सी बच्ची है। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं पालूंगी और मैं ही इसकी यशोदा की तरह माँ बनूंगी। उसके बाद सिंड्रेला परी एक आम लड़की का भेष बना लेती है और उसी के गांव में रहने लग जाती है। वो बच्ची का नाम प्रथा रखती है और प्रथा की हर ख्वाहिशें पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब प्रथा धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस उसी दिन से सिंड्रेला परी और उसकी बच्ची को ढूंढ रहा था। मैं अपना बदला जरूर लूंगा और तुझे ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। एक दिन सिंड्रेला परी अपने परीलोक लौट रही थी। तभी ब्रह्म राक्षस उसे देख लेता है और सिंड्रेला परी का पीछा करता है। परी धरती पर आकर आम इंसान का रूप ले लेती है और चुपचाप अपने घर पर चली जाती है। राक्षस भी उसका पीछा करता है। मेरा प्यारा बच्चा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ छुप कर बैठी है। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सिंड्रेला अपने घर से परीलोक को जाती है। तभी राक्षस परी को जाते हुए देख लेता है और सिंड्रेला का रूप बनाकर उसके घर में पहुंच जाता है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। प्रथा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राक्षस के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पास में ही मेरी एक सहेली रहती है। मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी ले चलूं। तभी राक्षस प्रथा को अपनी गुफा में ले जाता है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। प्रथा राक्षस को अपने सामने देखकर डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरी माँ कहाँ है? तू चिंता मत कर, तेरी माँ को मैं यहाँ लेकर जरूर आऊंगा और तुम दोनों माँ बेटी को मार कर कच्चा खा जाऊंगा। उधर परी अपने घर पहुँच जाती है। प्रथा बिटिया, कहाँ हो बेटा? देखो मम्मा आ गई। तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। कहाँ हो बेटा? लेकिन उसे प्रथा की कोई आवाज नहीं आती। परी बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और प्रथा को राक्षस की गुफा में जाते हुए देखा। सिंड्रेला परी के रूप में आ जाती है और गुस्से में राक्षस की गुफा के अंदर जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ मेरी शक्ति ही काम करती है। परी राक्षस के ऊपर वार करती है, लेकिन वहाँ उसकी शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। वो राक्षस परी को भी बंदी बना लेता है। देख राक्षस, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आँख बंद करके रानी परी को याद करती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। राक्षस दोनों को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और राक्षस पर एक पवित्र जल डालकर उसे जला देती है। राक्षस जलकर मर जाता है। रानी परी सिंड्रेला और प्रथा को आजाद कर देती है। फिर सिंड्रेला प्रथा को अपनी सारी बातें बताती है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहाँ पर नीलेश आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी के किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मेरी असली माँ और पिता मेरी परी माँ है, जिसने मुझे बचाया और मुझे इतना बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से प्रथा सिंड्रेला परी के साथ ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। एक बार की बात है, दिल्ली शहर में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी।
उसके परिवार में केवल उसके माता पिता ही थे। सिमरन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हुए थे और उसके आसपास की सभी लड़कियां उसकी हमेशा तारीफ करती रहती थीं और वो सभी उसकी खूबसूरती का राज पूछती रहती थीं। ऐसे ही एक दिन सिमरन अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, मैं मुंबई में हो रहे एक बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें जरूर जीत जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर, तुम जरूर जाना और जीत कर ही आना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो बताओ, कब जाना है तुम्हें? वैसे तो कॉन्टेस्ट परसों है, लेकिन मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कुछ ड्रेसेस और एक लहंगा खरीदना है, इसलिए मैं कल ही निकल जाऊंगी माँ। और फिर अगले ही दिन सुबह होने पर सिमरन अपने पिता के साथ सारा सामान गाड़ी में रखती है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें अलविदा कहती है। बाय बाय माँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर ही आऊंगी। हाँ बेटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना और जीत कर ही आना। सिमरन इतना कहकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। सिमरन को शहर तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी सिमरन की गाड़ी एक घने काले जंगल में खराब हो जाती है। तभी सिमरन के पिता बाहर निकलकर कार को चेक करते हैं। फिर सिमरन अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, क्या हुआ? ये कार रुक क्यों गई? बेटा, लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई है। हमें जल्दी से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। सिमरन के पिता मैकेनिक को फोन करते हैं, लेकिन इतने घने काले जंगल में उन्हें नेटवर्क नहीं मिलता और वो नेटवर्क की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। और इधर सिमरन कार में अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कार में बैठे बैठे उसे एक भयंकर हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सिमरन बहुत ही डर जाती है। अब मुझे खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। सिमरन को जिस दिशा से आवाज आ रही थी वो उस दिशा में जाने लगती है। तभी सिमरन को एक बहुत ही डरावनी गुफा दिखाई देती है। आवाज उसे गुफा के अंदर से आ रही थी। सिमरन उस गुफा के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल एक काला लहंगा पहनने के लिए देख रही थी। सिमरन पहले तो उसे देखकर बहुत डर जाती है, और फिर वो देखती है कि जैसे ही चुड़ैल अपना काला लहंगा पहन लेती है, वैसे ही पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। और जैसे ही रोशनी खत्म होती है, वो भूतिया चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, मैं तो अपने काले लहंगे से कितनी खूबसूरत और जवान हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी अपने जाल में फंसाना बहुत आसान होगा। अब तो शिकार खुद ही मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर वो भूतिया चुड़ैल वो काला लहंगा वहाँ पर रखकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सिमरन के मन में उस काले लहंगे को चुराने का ख्याल आता है और वो सोचती है, अरे वाह, ये तो कोई जादुई काला लहंगा है। अगर मैं इसे चुरा लूं, तो कल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब तो मेरा जीतना पक्का है। उसके बाद सिमरन जल्दी से उस काले लहंगे के पास जाती है और वो काला लहंगा चुराकर वहाँ से अपनी गाड़ी के पास वापस लौटती है। वहाँ पर सिमरन के पिता खड़े सिमरन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिमरन उस काले लहंगे को अपने पिताजी से छुपाने के लिए उसे गाड़ी के पीछे रख देती है। और फिर सिमरन अपने पिता के पास जाकर उनसे पूछती है, अरे पिताजी, क्या अभी तक मैकेनिक नहीं मिला आपको? वो तो कब का आ गया था बेटा, और गाड़ी अब ठीक भी हो चुकी है और वो चला भी गया है। लेकिन तुम कहाँ थी कब से? मैं कब से खड़ा यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
वो पिताजी, गाड़ी में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा यहीं पास में ही टहलने चली गई थी। अच्छा ठीक है, चलो अब बहुत लेट हो रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद सिमरन वो काला लहंगा अपनी गाड़ी में रखकर अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और अगली ही सुबह वो मुंबई पहुँच जाती है। कॉन्टेस्ट में पहुँचने के बाद पहले राउंड की बारी आती है। फिर सिमरन जल्दी से तैयार होकर वो काला लहंगा पहन लेती है और रैंप वॉक के लिए आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रैंप वॉक के लिए आती है, सभी लोग सिमरन को देखकर बहुत डर जाती हैं और वहाँ से भागने लग जाती हैं, क्योंकि सिमरन एकदम भूतिया और खतरनाक चुड़ैल दिख रही थी। फिर सिमरन सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है। सिमरन को नहीं पता था कि जो काला लहंगा उसने पहन रखा है वो एक भूतिया लहंगा है। सिमरन की ये हालत देखकर सिमरन के पिता घबरा जाते हैं और वो मंदिर से एक पंडित जी को बुलाते हैं। मंदिर से पंडित जी आकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और सिमरन के उस काले लहंगे पर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल छिड़कते ही सिमरन फिर से पहले जैसी हो जाती है और उसका काला लहंगा सफेद लहंगे में बदल जाता है। फिर मंदिर के पंडित सिमरन के पिता से कहते हैं, आपकी बेटी ने एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का काला लहंगा चुराया था, जो जादुई काला लहंगा नहीं बल्कि एक भूतिया काला लहंगा था। जो भी कोई साधारण व्यक्ति उससे इस्तेमाल करेगा वो चुड़ैल की तरह दिखने लगेगा। ये सब उस भूतिया चुड़ैल की चाल थी और सिमरन उसकी जाल में फंस गई। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, अब ये जादुई सफेद लहंगा बन चुका है। अब तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा बेटा। और फिर सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने पिता से वादा करती है कि अब से वो कभी भी लालच और चोरी नहीं करेगी। अंत में सिमरन दोबारा से वो जादुई सफेद लहंगा पहनकर तैयार होकर आती है और जब वो रैंप वॉक कर रही होती है तो सबकी नजर उस पर ही टिक जाती है और वो उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो वापस अपने पिता के साथ दिल्ली आ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। और अब सिमरन को जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई सफेद लहंगे से सब कुछ मांग लिया करती थी और वो उस लहंगे की मदद से हर कॉन्टेस्ट जीत जाती थी। और फिर वो अपने माता पिता और उस जादुई सफेद लहंगे के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।